हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले तो ये समझ लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, इस पे बात हो गई। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की जनरली हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। जर्नल मैट्रिक्स क्या होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जर्नल मैट्रिक्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। इट इज़ लाइक AIJ एंड, और बाहर लिखना है M क्रॉस N। M होता है नंबर ऑफ रोज, N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ith रो एंड J इज jth कॉलम, ठीक है। I और J उस एलिमेंट की लोकेशन बताते हैं। तो ये तीन मेन चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम वापस तीन मेन चीज़ें करेंगे। क्या? नंबर 1 पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे भी डिस्कशन करेंगे। इस पे क्वेश्चंस होते हैं छोटे मोटे प्यारे प्यारे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। एंड नंबर 3 आपकी जो NCERT में एक्सरसाइज है 3.1, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नंबर 1 पे मैं रखूंगा रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक का डेफिनेशन मैं डिटेल में लिख देता हूं, बाकी सबका आपने इसी तरह से लिखना है। मैं कंडीशंस फिर आपको समझाता जाता हूं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? यू कैन राइट अ मैट्रिक्स A लाइक AIJ, ठीक है। जर्नल मैट्रिक्स है तो इसको कब हमने रेक्टेंगुलर बोलना है बस वो मैं बता रहा हूं। अ मैट्रिक्स A दिस इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर, is said to be a rectangular matrix if M is not equal to N, that's all। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं M और N में बता रहा हूं, आगे चल के ये चीजें बहुत काम आएंगी आपको, IJ की टर्म्स में आप चीजों को अगर समझेंगे, ठीक है। तो ये है एक बेसिक डेफिनेशन। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 रोज या 3 कॉलम्स तक ही आप जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स आप सेम नहीं रख सकते, ठीक है। दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें आपके सिलेबस में फिर ऐसी कितनी तरह की मैट्रिसेस बनेंगी, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी के साथ पहले दूसरा इसी की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। दोनों के एक साथ कर लेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं कंप्लीट ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, सिंपली आपको ये समझना है, ये लिखना है। अब मैट्रिक्स A AIJ M क्रॉस N इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M इक्वल टू N। तो स्क्वायर बोले तो चारों तरफ से जो सेम होगी। तो मैट्रिक्स में क्या है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब M और N इक्वल होंगे दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं सारी की सारी मैट्रिसेस बना रहा हूं जो आपके सिलेबस में है ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। उसमें आप ढूंढ लो स्क्वायर कितनी है और रेक्टेंगुलर कितनी है। देखो, एक मैट्रिक्स होगी 1/1, ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स होगी 1/2 की, एक मैट्रिक्स होगी 1/3 की, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स होगी आपकी 2/1, फिर एक मैट्रिक्स होगी 2/2, एक मैट्रिक्स होगी 2/3, ठीक है। साइज लिख रहा हूं, ऑर्डर लिख रहा हूं। फिर 3/1, 3/2 एंड 3/3। अब आप इसमें ये देख लो कि कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें रोज एंड कॉलम सेम नहीं है, यानी M और N सेम नहीं है, ठीक है। तो कितने आगे सर? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 ऐसी मैट्रिसेस हैं जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं आपके सिलेबस में। इन्हीं को आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बहुत मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस इन्हीं पे आपको सीखने। और ये जो बीच में दिख रही है आपको 1/1, 2/2 एंड 3/3, इनको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर की हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मानो मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखी 3 4 5 6। अब आप इसमें देख लो यार, रोज कितनी कॉलम्स कितनी। सर 2 रोज, कॉलम्स कितनी? 2 कॉलम्स। तो कौन सी है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल में क्या होगा यार? ये सेम नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक रेक्टेंगल की एग्जाम्पल बना सकते हैं 5 2 3 1 6 एंड 7, है ना। रेक्टेंगल जैसा इसका शेप बनता है। तो इन शॉर्ट, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो दीज आर द 2 मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे नंबर 3 पे। अब आगे जितनी भी मैट्रिसेस आपको बता रहा हूं ना, 3-4 जितनी भी बताऊंगा, वो सारी की सारी जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर ही होंगी, पहले तो ये समझ आओ। तो 3rd नंबर पर हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स।
व्हाट इज दैट? डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यार किसी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। भाई डायगोनल उसी को बोलेंगे जैसे आप कोई क्वाड्रिलेटर बनाते हो ना, तो अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर देते हो तो वो एक आपका डायगोनल बन जाता है उस क्वाड्रिलेटर का। मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है। मैट्रिक्स में दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल को बोला जाता है लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल, और एक बोला जाता है आपको ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल का फिलहाल तो कोई रोल नहीं है यहाँ आपके सिलेबस में, इसको आप इग्नोर करेंगे। लीडिंग डायगोनल हो गया जो मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। डायगोनल तो वैसे बनाना है, अपोजिट वर्टिसेस को आपको ज्वाइन करना है। तो लीडिंग डायगोनल, इसको आप मेन डायगोनल भी समटाइम बोलेंगे, समटाइम आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका लीडिंग डायगोनल, जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा उसको हम लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, और उस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उस डायगोनल के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। और उस डायगोनल में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपने समझना है। देखो मैंने यहां पे लिखा 5 3 -1 2 6 4 7 8 9। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपका 5, इधर से आप एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट तक। तो ये जो आप डायगोनल बना रहे हैं इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और फिर लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इस डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हमेशा किस मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा आपका डायगोनल बनना, वो हमेशा स्क्वायर में पॉसिबल होगा, इट शुड बी स्क्वायर। क्योंकि जो डायगोनल जब आप बनाओगे तो इसका ध्यान रखना है यार, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को सिमेट्री प्रोवाइड करता है। सिमेट्री बोले तो उस डायगोनल से ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उस डायगोनल से नीचे भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाता हूं 2 3 5 7 8 9 ऐसे लिख देता हूं, तो मैंने 2 से स्टार्ट हो गया, ऐसे डायगोनल खींच दिया। अब देखो ऊपर तो 3 एलिमेंट बच रहे हैं, नीचे तो एक ही बच रहा है, तो इस केस में इसको आप डायगोनल नहीं बोलेंगे। तो इसलिए डायगोनल किस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है? जो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो इस डिस्कशन में आपने दो चीजें समझनी है कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, जो उस डायगोनल के अंडर एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद आप डायगोनल मैट्रिक्स को आराम से समझ आएंगे। तो इसका एक डेफिनेशन बड़ा प्यारा सा, उसको मैं आपको इस तरह से बताऊं, लिखना आपने वही है। अब मैट्रिक्स ए आई जे, बाहर ऑर्डर उसका m क्रॉस n, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ। अब इफ के आगे वो मैं कहानी लिख रहा हूं कि ऐसा होगा तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसा होगा भाई? ऐसा होगा कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, किसके? डायगोनल मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। लेकिन किस कंडीशन पर? इस कंडीशन पर जब आई जे के इक्वल नहीं है। सर ये आई जे क्या बोल रहे हो? मैं सिंपल भाषा में भी आपको समझाऊंगा। देखो दूसरे नंबर पर जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं, इस कंडीशन को छोड़कर वो नॉन जीरो होने चाहिए। यानी आई इक्वल टू जे जब है, वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। अब ये आई और जे की भाषा समझो, ये भाषा समझना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड टर्म्स आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो। तो ये कंडीशन पहले समझ लो, ये किसकी है? डायगोनल की। अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले तो ये समझ जाओ यार, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। जैसे मैंने बताया अभी जितनी भी मैट्रिक्स में बता रहा हूं, ये ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यू कैन से अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ दिस हैपन, ठीक है। ये स्क्वायर ही होती है, डायगोनल की बात हो रही है तो इट शुड बी स्क्वायर। तो इसको सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझना है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। सिंपल भाषा में ये मैंने वही लिखा हुआ। अब देखो यहां पर आई और जे इक्वल मैंने बताया, और उसको बता रहा हूं मैं नॉन जीरो, कि ये एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए कब? जब आई जे के इक्वल होता है। अब आप बताओ आई जे के इक्वल कब होता है? डायगोनल में ही आएगा ना, जिसमें आप लिखते हो A11 A22 एंड A33, जो लास्ट टाइम की हमारी डिस्कशन थी, जर्नल फॉर्म आप उसमें देख भी सकते थे। तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म 3/3 का बनाते हैं क्या? A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 एंड A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की। अब इसमें जो डायगोनल में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान से देखो, इनका जो i और j है वो सेम है। देखो i और j है ना, 1 1 और 2 2, देखो इनका भी सेम है, 3 3 ये भी सेम है। तो कह रहा है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, है ना। i जब j के इक्वल है तब एलिमेंट्स होने चाहिए नॉन जीरो, और बाकी जब i j के इक्वल नहीं है तो i j के इक्वल कब नहीं होता भाई, इनको छोड़कर हर जगह i j के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी i और j की जो पोजीशन रहती है उसमें i j के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इन डायगोनल को छोड़कर। तो ये बाकी सब जीरो होने चाहिए, ये वाले नॉन जीरो होने चाहिए। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन। आई एम राइटिंग हेयर 5, हेयर 0 0, हेयर आई एम राइटिंग 0, देन 7 0 0 0 एंड 9। तो दिस इज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स जिसका साइज कितना है 3x3 का। इसी डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिखता है DIAG डायगोनल, और यहां लिखा जाता है 5, S, 9, 5 S और 9, ठीक है। तो आपने समझ आना है कि यार ये डायगोनल एलिमेंट्स उसने दे दिया आपको 5 7 9, और हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है खुद से ही। जैसे सपोज करो आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है और उसमें आपको ऐसे दे दिया गया डायगोनल 8, 10 ऐसे दे दिया आपको। आपने जब मैट्रिक्स के ऑपरेशंस लगाने हैं तो इस चीज को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना होता है, लाइक इस तरह से। डायगोनल 8 10 का मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 8 और 10, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें यहां पर 8 आ जाएगा, यहां 0, यहां 0, यहां 10। सर ये 2x2 की क्यों बनाई, क्यों, जितने डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका साइज बन जाएगा। अगर 3 डायगोनल एलिमेंट्स दिए होंगे तो वो 3x3 की हो जाएगी, अगर 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो वो 2x2 की हो जाएगी। ओके, तो दिस इज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि सारी डेफिनेशन में इसी पे बेस्ड आपको बता रहा हूं। नहीं तो ऐसे सिंपल भाषा में बता सकता हूं कि सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल वाले नॉन जीरो, बात तो वही है, ठीक है, बट इन टर्म्स को आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए नंबर 4, स्केलर मैट्रिक्स। तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है ये स्केलर मैट्रिक्स। आप ऐसा बोल सकते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही स्केलर बन जाती है अगर उसमें ऐसा हो। सर कैसा हो, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ व्हाट, कि यार उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो, इट इज ऑब्वियस वो सारे जीरो होने चाहिए अंडर दिस कंडीशन। जब i j, क्योंकि डायगोनल तो वो है ही है, तो i j जब नहीं है तो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लेकिन जो बाकी वाले एलिमेंट्स थे, यानी जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे जिन्हें हमने नॉन जीरो बोल रहे थे, अब वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए। तो लेट इट बी k, वेयर k इज एनी स्केलर। तो व्हेन i इक्वल टू j, देन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इट शुड बी व्हाट, अ फिक्स नंबर, अ वन कांस्टेंट। अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां मैं लिख देता हूं 5 0 0 5। तो दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये स्केयर भी है, एक तो पहले ये स्केयर भी है, दूसरा ये डायगोनल भी है, तीसरा भी ये स्केलर भी है। तो स्केलर बोले तो एक सिंगल स्केलर आ जाता है डायगोनल में, तो उसको बोल दिया जाता है स्केलर मैट्रिक्स, होती है डायगोनल ही है, ठीक। एक 3x3 की बना लेते हैं, लेट इट बी 10 और बाकी 0 बना दो, ठीक है बेटा। व्हाट इज दिस डायगोनल मैट्रिक्स। सर सारे एलिमेंट इक्वल है, तो फिर इसको आप स्केलर भी बोल दो, तो इट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, 3 प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। अब देखो इसी की बड़ी बहन एक और आ गई, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको क्या बोलना है, यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर भी होती है, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल भी होती है, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, और यूनिट मैट्रिक्स यूनिट तो है ही है। तो 4 चीजें यूनिट मैट्रिक्स के अंदर छुपी हुई हैं। इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, बट उसमें जो स्केलर है वो 1 आ जाता है, यूनिट, तो उस वजह से उसका नाम यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस ऐसे डालेंगे, स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ दिस हैपन। क्या, ये जो मैं लिख रहा हूं कि यार ये जो एलिमेंट है सारे जीरो होने चाहिए, कब, जब i j के इक्वल नहीं है,
और ये सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए जब कब i j के इक्वल है। तो i j के इक्वल का मतलब वो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने कैपिटल I से डिनोट करना है। यहाँ पर अगर I3 लिखा है तो समझ आना यार वो 3/3 की है, स्क्वायर होती हैं सारी। ठीक है बेटा, यहाँ 1। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिज ऑर्डर इज 3/3। कई बार I2 होगा तो I2 में 2/2 का, डायगोनल में 1, बाकी सब 0। दैट्स ऑल। तो ज़्यादातर आपको ये दो ही तरह की मैट्रिसेस मिलेंगी I जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स, समटाइम वी कॉल इट रो वेक्टर। अब क्या होती है रो मैट्रिक्स? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अब मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, उसमें सिर्फ एक ही रो होती है एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एग्जाम्पल लें, ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 2 3 दिस रो मैट्रिक्स। और लिख सकते हैं सर जी 5 7 दिस इज रो मैट्रिक्स। इसमें क्या चल रहा है? ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ 3 चल रहा है। फिर यहाँ दूसरे नंबर पर देखें तो इट इज 1/2, तो यानी रो उसकी 1 होगी। अब इसको इन जनरली लिखना हो तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 1 क्रॉस n, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितनी भी हो सकती है, बस रो इसकी 1 नहीं होनी चाहिए, तो उसका ऑर्डर ये रहेगा। द नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। अब समझ गए होंगे आप कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसको आप कॉलम वेक्टर भी बोलते हो समटाइम, कॉलम वेक्टर। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, तो वर्टिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको 1 2 3। ठीक है, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या रहेगा? रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर 3 है लेकिन कॉलम फिक्स होगी 1। और एक बना लो आप, लेट इट बी 7 9। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1 कॉलम एंड रो 2, तो 2/1। तो ये लास्ट में जो 1 है, ठीक है ना, ये फिक्स है इसका, रोज इसकी चेंज होती रहती है, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप इसके ऑर्डर की अगर बात करेंगे, कोई मैट्रिक्स है P, अगर इसको कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है तो आपने इसको ऐसे लिखना है, सर इट इज m क्रॉस 1। इसका मतलब ऑर्डर इस तरह से बताना है। तो m क्रॉस 1 से हम समझ आएंगे कि यार उसकी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है। द नेक्स्ट इज 8th नंबर, नल मैट्रिक्स। राइट, तो बच्चे नल मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, और इसका कोई साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, 0 0 आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइज इसका कुछ भी हो सकता है। बस ये समझना है कि जब सभी के सभी एलिमेंट्स आपके जीरो हैं किसी मैट्रिक्स के, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज 9th नंबर पे, इट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसी के साथ आपकी 10th नंबर पर रहेगी, व्हाट इज दैट? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो पीछे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब मैंने जर्नल फॉर्म पढ़ाई थी। A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक 3/3 की मैं एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, एक तो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं, पहले तो ये समझें। सेकंड, अपर ट्राइंगुलर में अगर आप नोटिस करेंगे, या फिर अपर ट्राइंगुलर नहीं, वैसे आप इसमें नोटिस करो कि इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, इसके जो एब्रीवेशन यहाँ लगी है सेम है, 1 1 2 2 एंड 3 3। यानी डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? I = J, ये पीछे हमने डिस्कशन कर लिया। लेकिन इस डायगोनल से जो बिलो नंबर्स होते हैं, देखो 2 1 3 2 3 1, इसके बिलो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उसमें जो I है वो ग्रेटर होता है J से, I बड़ा होता है J से। और इस डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसमें I छोटा होता है J से। डायगोनल में दोनों सेम होते हैं, I और J दोनों सेम होते हैं। ऊपर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स में I छोटा होता है J से, और नीचे वाले एलिमेंट्स में I बड़ा होता है J से। पहले तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर का कुछ ऐसा ही डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि यार अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जिसके ये वाले एलिमेंट जीरो हैं, Aij = 0। कौन से वाले? वेयर I ग्रेटर देन J। ये कंडीशन है अपर ट्राइंगुलर की, कि जहां पर I J से बड़ा है वो एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। अब देखो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं, कैसे? डायगोनल आपके नॉन जीरो होने चाहिए, ये फिक्स है। 5 7 8,
यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा आपको, 3, 9, 0, 0 एंड 6। ठीक है, व्हाट इज दिस? डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जो डायगोनल है उसके नीचे देखो तीनों मैंने 0 रखे हुए हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उसको बनने दो, ट्राइंगल वो एलिमेंट्स की ट्राइंगल बन जाती है, लेकिन इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 होने चाहिए। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी अपर ट्राइंगुलर, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर कब होती है? जब डायगोनल के सभी नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। बस ये कंडीशन को यार याद रखना। अब लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का भी सेम कंडीशन आप समझ आएंगे कि एलिमेंट 0 होंगे, कौन से? यार ये वाले 3 एलिमेंट 0 होंगे लो ट्राइंगल, नीचे की तरफ एलिमेंट्स की कुछ ट्राइंगल बन रही होगी और ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे। ठीक है, तो यहां पर कैसे आ जाएगा? ए आई जे इक्वल टू 0, कब? जब आई आपका छोटा है किससे? जे से। दिस इज अ कंडीशन फॉर लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और एक खास बात यार, इसमें कोई एलिमेंट 0 भी हो सकता है, ये है ना 7, 8, 9, इसमें कोई एलिमेंट 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखिए यहां पर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहां रख दिया मानो 2, अब ये तो मुझे 0 रखने पड़ेंगे डायगोनल से ऊपर वाले, यहां मैं 0 डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 5 और यहां पे आपका आ जाएगा 0, फिक्स है ये। यहाँ 7 ले लो, यहाँ 9 ले लो, यहाँ 10 ले लो। तो देखें आप, ये डायगोनल और इसके नीचे नंबर और ऊपर सारे मैंने 0 रखे हूँ। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, आई इज लेस देन जे, उस वक्त ये सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके डियर, और भी होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो आगे चल के आप सीखोगे। फिलहाल बेसिक जो है 10 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये काफी सिंपल टॉपिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस पे। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़े सारे ऐसे आप रिलेशन पढ़ते हो। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते थे? व्हेन इट्स रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से यार इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। यानी आपको इस तरह से इस पे क्वेश्चन बैठता है, आपसे बोल देगा फाइंड एक्स एंड वाई, है ना, आपको ऐसे बोल देगा फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस हैपन, व्हाट? 5, यहाँ 3x लिख देगा, यहाँ लेट इट बी y, यहाँ पे डाल दिया उसने कोई भी नंबर, तो ये मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से इक्वल बिठा देगा। ठीक है, यहाँ लेट इट बी 5, 6, यहाँ पर लिख देगा 7 और यहाँ लिख देगा 4। ठीक है, ऐसे उसने लिख दिया। तो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, इट इज गिवन, इट इज ऑब्वियस यार वो इक्वल है तो उनका साइज पहले तो सेम होना चाहिए, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साइज तो सेम होना ही चाहिए अगर उनको इक्वल बोल रहे हो। ठीक है, नंबर 1 उनका साइज सेम होना चाहिए, नंबर 2 अगर वो इक्वल हैं जैसे उसने बता दिया तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। यानी 5 किसके इक्वल बैठेगा? 5 जो कि है इसमें। 3x किसके इक्वल बैठेगा? 6 के इक्वल। तो 3x को आपने 6 के इक्वल लिया, देखो x के वैल्यू आ गया 2। बस इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। y किसके इक्वल बैठेगा? 7 के इक्वल। ठीक है, और 4 किसके इक्वल? 4 जो कि है। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस में दोनों मैट्रिक्स का एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर अगर वो इक्वल गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन काफी आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे आपको। तो ये थे 2 मेन टॉपिक हमारे, पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा इक्वालिटी। अब इस पे छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर किया हमने, जिसमें हमने जनरल मैट्रिक्स को सीखा, AIJ का मतलब समझा, उस पर भी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 में। उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन बैठेगा, तो पूरे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे करना है। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कह रहा है यू हैव दिस मैट्रिक्स, साइज दे दिया थोड़ा सा इसने बड़ा है, घबराने वाली बात नहीं। कितनी रोज है इसमें? ठीक है, 4 रोज, कॉलम्स कितनी? 4 कॉलम्स, तो साइज कितना है इसका? 4/4, टेंशन लेने का नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने पहले लिख दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 4/4, वो आपको सिखा रखा है, कितना छोटा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 4 16, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16। और राइट द एलिमेंट्स, तो ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है, इन एलिमेंट्स को बताइए। अब इसका मीनिंग तो मैंने डिटेल में बता दिया जनरल फॉर्म जब सिखाई। तो A13 का मतलब क्या होता है कि वो उस एलिमेंट की बात कर रहा है जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। अब फर्स्ट रो आपकी ये चल रही है, थर्ड कॉलम आपकी आएगी, तो कौन बैठा हुआ है? यहाँ 90। तो ऐसे हर एलिमेंट की लोकेशन को ढूंढ लेना है। जैसे लास्ट वाला A23 की लोकेशन,
A23 का क्या मतलब है सर, वो एलिमेंट जो सेकंड रो में, ये रही सेकंड रो, वो एलिमेंट और साथ में वो थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, ये थर्ड कॉलम, तो कौन बैठा हुआ है 5/2, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसमें हमें ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है और एलिमेंट्स की लोकेशन पूछ रहा है, वो तो हमने एकदम परफेक्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी बड़ा सिंपल है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं टोटल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसके कितने ऑर्डर्स आप बना सकते हो, मतलब आपको मैं 24 एलिमेंट्स दे दिए, उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हो, बस यही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 24 को आपने उसके एज ए फैक्टर लिख लेना है, जैसे 1 × 24, एक मैट्रिक्स 1/24 की बनेगी, फिर 2/12, एक मैट्रिक्स 2/12 की बनाई जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन बस 24 आते रहना चाहिए, 3/8, एक मैट्रिक्स 3/8 की बन सकती है, फिर 4/6, एक मैट्रिक्स 4/6 की बन सकती है। अब 4 के आगे 5 तो होता नहीं, फिर वापस 6 रिपीट हो जाएगा, यानी इन्हीं को रिपीट कर देना है, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1। कितने बनाए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने तरह के ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, 8 टाइप की मैट्रिसेस हम बना सकते हैं ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स के बाद 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर आप कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकते हो। तो 13 एक प्राइम नंबर है यार, इसमें एक ऑर्डर आपका बैठेगा 1/13 और दूसरा बैठेगा 13/1, दैट्स ऑल। 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आपके लिए छोड़ देते हैं कि 18 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ, 5 हैं तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ। यू कैन डू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन है भाई करने वाला, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 1 मार्कर में आ सकता है, 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स जिसका ये एलिमेंट है, ठीक है, एंड एलिमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला दे रखा होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, एक तरह से एलिमेंट्स की वैल्यू को फाइंड करने का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो एलिमेंट लिख रखा है तो आप इसका फॉर्मूला आप ऐसा करो कि लास्ट पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बैठेगा तो लास्ट पार्ट करते हैं। ये एलिमेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला दे रखा है आई और जे की टर्म में। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है यार हमने जो मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर क्या है, बस ये देखो, व्हाट इज ऑर्डर 2/2। तो 2/2 ऑर्डर की पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बना लिया करो, सबसे पहले आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा सर जी A11, A12, A21 एंड A22 बन गया। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले के हिसाब से। आपको पता ही ये 1 2 अगर मैंने लिखा है तो 1 आपका I है, 2 आपका J है, तो बस I और J की वैल्यू यहां से देख लेनी है और इसमें पुट करनी होती है, वैल्यू निकलती जाती है। तो ये सब हमने लिख लिया, एलिमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, ऑर्डर लिख लिया, मैट्रिक्स लिख ली। अब देखो मैं फर्स्ट एलिमेंट A11 को निकाल रहा हूँ। A11 इसमें I भी 1 है, J भी 1 है, तो इसमें डाल दो सर जी I की जगह 1, सर J की जगह 1, सर जी इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। उसके बाद A12 फाइंड कर लो, सर I1 है हमारा, ओके 2, सर J इसमें 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लो, सर 2 2 = 4, 4 and 1 5, 5 का स्क्वायर सर 25/2, 2 हो गए। फिर A21 फाइंड कर लो, अब इसमें I2 हो गया, ठीक है, I is 2, 2 J is 1, इसका होल स्क्वायर है डिवाइड बाई 2, थोड़ी कैलकुलेशन की, सर 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 हो गया। फिर A22, सर I भी 2, J भी 2, I की जगह 2, J की जगह 2 डालो, है ना, जो फॉर्मूला दे रखा था बस उसमें वैल्यू डाल देनी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सर 2 2 = 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 3, सर ये कैंसिल हो गया 12। तो जो आपकी वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज बस उनकी जगह लिख देना जिनकी वैल्यू निकाली। A11 की वैल्यू आपने 9/2 निकाली, A12 की वैल्यू आपने 25/2 निकाली, A21 की वैल्यू आपने 8 फाइंड की और A22 की वैल्यू आपने 12, दैट्स ऑल। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो बाकी पार्ट भी कर लेना, और इस टाइप के पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस आपको आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है और I और J की जगह जो वैल्यू डालनी है उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गए, ये भी आप कर सकते हैं, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी। यहाँ पर ये मॉड लिखा हुआ है तो इस मॉड को देख के घबराना नहीं, जो भी कैलकुलेशन आ रही होगी उसको पॉजिटिव लेना, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना। यू नो यू आर इन 12th क्लास, एब्सोल्यूट वैल्यू यू हैव टू टेक। अब देखो ये क्वेश्चन आपके इक्वालिटी के आगे क्या बताया मैंने अभी इक्वालिटी में, व्हेन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल यू कैन टेक देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट तो हम नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट भी मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा थर्ड पार्ट की बात करता हूँ।
अब थर्ड पार्ट में दोनों ये इक्वल दे रखी। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं ये, 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितनी, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/1, जो इसके राइट साइड में वो भी 3/1, दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल दे रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लो। तो कैसा करेंगे आप, सर x + y + z = 9, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर आप कर लो सर x + z = 5, सेकंड इक्वेशन बन गई। तीसरे नंबर पर लिख लो सर y + z = 7। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको सिंगल सिंगल मैट्रिक्स में उनको कन्वर्ट कर लेना है। इस पार्ट में तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल मैट्रिसेस ही दे रखी हैं, बस आप उनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लेना होता है। जो भी इक्वेशंस बनी होंगी, ये 10 साल हो गया, 11 साल आपको पढ़ाई करते, तो ये इक्वेशंस तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब देखो जैसे ये सेकंड इक्वेशन बनी है, अब मैं सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दूंगा, x + z की वैल्यू बनी हुई है, तो x + z की वैल्यू 5 दे रखी, तो यहां मैं 5 डाल दूंगा, + y = 9, तो मेरा y आ गया 4। ठीक है बेटा, अब y मेरा 4 आ गया, तो अब ऐसा करते हैं यार, y + z मेरा 7 है, तो जहां सीधा यहां पुट कर दो y + z, तो x निकल जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, y + z मेरा कितना है 7। अब देखो x भी आ गया, कितना सर जी 2। अब y यहां पुट करो थर्ड में, जो कि y कितना निकला हुआ है 4, तो थर्ड में जब आप y 4 पुट करो तो z की भी वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z सर जी 3, है ना, कितना सिंपल है। अच्छे क्वेश्चन भी इक्वालिटी पे मिलेंगे आगे चल के, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है टू मैट्रिसेस को, उसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, बट फर्स्ट एक्सरसाइज तो बड़ी बेसिक सी है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, कुछ इक्वेशंस बनेंगे बच्चे, सॉल्व कर लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी फिर आप बता सकते हो, वी विल सॉल्व। नाउ द 8th क्वेश्चन MCQ टाइप है। यू हैव अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताइए कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस आपको डेफिनेशन ही देखना है। अब पता चल गया होगा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कौन सा पार्ट बैठा, सी पार्ट सर जी, m = n है सी पार्ट में, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इक्वालिटी पे, ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, कई बच्चों को कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझे इस पार्ट को। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/3, यार 3/3 की मैं कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं विद ईच एंट्री 0 और 1, कि उसमें मैंने 0 और 1 ही रखना है। भाई इसका मतलब पता क्या हुआ, देखो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें कितनी प्लेसेस होती हैं, 9। कितनी प्लेसेस होती हैं, 9, यानी 9 प्लेसेस पे जहां तो आपको 0 रखना है, जहां आपको 1 रखना है, या फिर आप दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस में बना सकता हूं 0 और 1 के साथ। तो आपको क्या करना है, यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में जो चैप्टर पढ़ा है बेसिकली वो लग रहा है, एक तरह से आपको अरेंजमेंट ही करना है। अरेंजमेंट क्या है, 9 प्लेसेस हैं और 2 ऑब्जेक्ट को आपको वहां रखना है, रिपीटिशन यहां पे अलाउड है, क्योंकि 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन हाउ मेनी वेज, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज हो गए ना, जहां तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। तो दिस प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। इसी तरह से सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन हाउ मेनी वेज, अगेन 2 वेज, रिपीटेशन अलाउड, ठीक। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। भाई इस तरह से चलता जाएगा, तो 9 टाइम यहां बैठेगा, हर एक प्लेस को आप 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब बीच में चलेगा मल्टीप्लिकेशन, वाई मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, आप इनको मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की रेज़ टू पावर 9 बैठेगा, जिसे आप बोलते हैं 512। तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ओके डियर, तो ये था बच्चे छोटा सा लेक्चर, बड़ा ही सिंपल, जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बात की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में 10 टाइप्स हमने पढ़ ली, और एक छोटी सी एक्सरसाइज को ऐसे हमने निपटा दिया। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जो कोर टॉपिक है इस चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें।